हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद स्टडी। मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसके अंदर हमने देखा है कि किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट था हमारा संवैधानिक विकास। इस पॉइंट को हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो वो होगा जिसमें 1857 की क्रांति से पहले तक के कानून हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और दूसरा वीडियो होगा जो 1857 की क्रांति से बाद में और हमारी आज़ादी तक कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसको समझने से पहले थोड़ी बैकग्राउंड समझ लेते कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हुआ क्या कि सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने कुछ व्यापारियों को ईस्ट यानी पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत पूर्व में ही है, तो वहाँ से कुछ व्यापारी भारत व्यापार करने के लिए आ गए। अब हुआ क्या कि वो टाइम जैसे ही आगे चलता गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रशासक की भूमिका में आ गए। प्रशासक से मतलब जैसे 1757 के अंदर, नोट कर लेना, ये बहुत ही फेमस युद्ध था अपने 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए। 1764 में फिर बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए। अब वो प्रशासक की भूमिका में आ गए वो जीतने के बाद। फिर क्या हुआ, कोई यहाँ से बहुत ज़्यादा धन लूट के ब्रिटेन ले के जाने लग गए। अब ब्रिटेन में क्या अराजकता का माहौल हो गया और यहाँ उन लोगों को क्या हीन भावना से भी देखने लगे। तो ब्रिटिश संसद ने सोचा ये भारत जैसे धनाढ्य देश पर हुकूमत करने के लिए और ये शासन थोड़ा लंबा चले, इसके लिए कंपनी पर नियंत्रण स्टार्ट कर दिया। कुछ एक्ट बनाने लग गए, कुछ कानून बनाने लग गए जिससे उन पे लगाम कसी जा सके। तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में हमारा पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखते हैं इसके क्या प्रमुख बिंदु थे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन के संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ये हमने बता ही दिया आपको कि सबसे पहले इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत हुई उनकी, कि उन पे थोड़ी सी लगाम कसी जाए, कुछ नियमों में उनको बांध दिया जाए। ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। होता क्या था कि तीन प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। अब इन सब में आप देखेंगे तो सबसे धनाढ्य जो प्रेसिडेंसी थी ना वो बंगाल ही थी, और सबसे पहले बंगाल पर ही अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया था। कैसे? 1757 में प्लासी युद्ध जीतने के बाद में बंगाल पर उनका नियंत्रण हो गया। हालांकि फिर उन्होंने मीर जाफर को बना दिया, लेकिन वो उनके ही अंडर में काम करता था। ठीक है। तो बंगाल के हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर हुआ करता था। अब देखा जाए तो बंगाल के गवर्नर ही सबसे अधिक ताकतवर होता था, तो उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ थी ना, ये उनके ही अधीन कर दी गई कि हाँ ये अब गवर्नर जनरल हो गए, अब इनके अधीन हो जाएगी। ठीक है। तो इसी क्रम में अब बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में बना कौन? वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि उस टाइम गवर्नर वही था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुंबई तथा मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, ये हम डिस्कस कर ही लिए हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे होता क्या था। अब देखो 4 तो हो गए सदस्य और एक हो गया खुद गवर्नर। अब होता क्या था कि कोई भी डिसीजन लेना है तो उस पर वोटिंग होएगी। तो वोटिंग हो गई मान लो 2+2, अब ये तो इक्वल हो गई। तो इस कंडीशन के अंदर गवर्नर जनरल के पास ये मत का अधिकार था कि वो जिस तरफ वोटिंग कर देगा वो ही
निर्णय मान्य होगा। ठीक है। वो आजकल हमारे संसद में क्या होता है, संसद की प्रक्रिया क्या है, बहुमत के आधार पर ही सरकार चुनी जाती है, बहुमत के आधार पर ही कोई विधेयक पास होता है। ये सब धारणा यहीं से आई हुई है। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे बने। अब कल इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी, लेकिन एक साल बाद एक्ट में तो क्या प्रावधान किया गया और एक साल बाद स्थापना कर दी गई 1774 के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। और ये फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन बना, सर एलिजा इम्प्रे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। एक्चुअली यहाँ पे ये बोर्ड नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया है, ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसका प्रमुख काम सैन्य राजस्व मामलों को, मतलब इन सारे मामलों को ब्रिटिश सरकार तक कौन पहुंचाएगा, उनके नियंत्रण में भी तो रहना चाहिए ना सब कुछ। तो ये सब इसका गठन किया गया। इसके अंदर 24 सदस्य हुआ करते थे। ये याद रखना, क्योंकि जब एक्ट आएगा ना 1853 का, वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो इसकी संख्या घटा के 18 कर दी गई। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं यह भी बता दूँ आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब केंद्रीय प्रशासन क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, और ये समझने लायक भी है। जैसे हमारे भारत को देखो, भारत में केंद्रीय प्रशासन क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके पास क्या है कि पावर ज़्यादा है, अब स्टेट के पास कम है। तो आपको नहीं लगता कि इसको देख के कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पास पावर ज़्यादा है, मद्रास के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं है। तो एक पावर को सेंट्रलाइज किया गया है, डिसेंट्रलाइज किया नहीं गया यहाँ पे कि पावर सब में बांट दे, ऐसा नहीं किया गया है। किया गया है कि गवर्नर जनरल, क्योंकि इस एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल हो गए हैं गवर्नर, तो गवर्नर जनरल के पास अधिकार हो गया कि वो कोई भी डिसीजन ले सके। ठीक है। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 4 और 3 7, ये 7 पॉइंट है 1773 के एक्ट के। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके देखते हैं क्या क्या मुख्य पॉइंट थे। पहला, भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। और हुआ क्या था, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हो गया था, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया। ठीक है। इसमें 6 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। अब ये क्यों कर दी गई ये भी देखो भाई, देखना तो पड़ेगा ना। अब जैसे पहले मान लो 4 सदस्य थे, तो 2 और 2 4 हो गए। अगर ये कोई मत है, अब एक ये मत है ए, एक मत है बी, अब पास करना है हमको बी, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल आ गए, ये हो गया पास, क्योंकि बहुमत हो गया ना 3-2। लेकिन सोचो ऐसा ना हो, यहाँ हो जाए कंडीशन, यहाँ हो गई कंडीशन कि ए में हो गए 3 और बी में रह गया 1, और गवर्नर जनरल को पारित कौन सा करना था, ये 1 वाला। यहाँ गवर्नर जनरल आ गया 1, तो एक 3 और 2, फिर भी पारित नहीं हुआ। तो क्या इसके लिए ही इसको कम किया गया था, इसकी सदस्य की संख्या घटाकर 3 कर दी गई कि यहाँ 2 हो जाएं और यहाँ 1 हो जाए। पारित कौन सा करना है, बी, गवर्नर जनरल के मत के हिसाब से। तो यहाँ गवर्नर जनरल आके बैठ गया 1, तो ये हो गए 2 और 2। तो इसमें वेटेज ज़्यादा किसका होगा, इसमें वेटेज ज़्यादा होगा गवर्नर जनरल वाले का, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल का है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई इसके लिए। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया
तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, राजस्व मामलों को नियंत्रित करेगी। अब दो बॉडीज बना दी गई पैरेलल भाई, एक हो गया राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए, एक हो गया राजस्व मामलों को कंट्रोल, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, दो बॉडी। इस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब द्वैध शासन होता क्या है भाई, इंपॉर्टेंट तो है ना कि द्वैध शासन, देख तो लिया कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई, लेकिन द्वैध शासन होता क्या है देखते हैं। जब भी कोई दो पैरेलल बॉडी हो जाती है ना तो उसे कहते हैं द्वैध शासन। जितना ही फर्स्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। दो बराबर की जो बॉडी हो गई तो वो गया द्वैध शासन, कि कोई किससे कम नहीं है कोई किससे ज़्यादा नहीं है, एकदम बराबर है, ठीक है, उसे कहते हैं द्वैध शासन। देखते हैं नेक्स्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। इसका पहला पॉइंट है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। अब 20 सालों के बाद में क्या एक्ट आएंगे, जैसे 93 के अंदर चार्टर एक्ट आ गया, अब इसके 20 साल बाद में 1813 के अंदर चार्टर एक्ट आ जाएगा, उसके 20 साल बाद में 1833 के अंदर चार्टर एक्ट आएगा, उसके 20 साल बाद में 1853 में चार्टर एक्ट आएगा। अब हम देखेंगे कि कंटिन्यू 4 चार्टर एक्ट ही आएंगे। इससे पहले क्या हुआ, 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया, 84 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हमने 7 पॉइंट डिस्कस किए थे, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। अब 93 का चार्टर एक्ट है, 1 पॉइंट डिस्कस कर लिया कि 20 वर्षों तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की योग्यता सुनिश्चित की गई। अब एक्चुअली ये क्या है कि पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं और ऐसा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं 5 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसमें 5 पॉइंट नहीं थे लेकिन फिर भी मैं सोचा कि 5 पॉइंट हो जाए, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए, फिर 93 में 5 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, 1813 में 5 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, फिर 1833 के अंदर 5 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। तो इस हिसाब से मैंने देखा है, ठीक है। देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार स्पष्ट किए गए। अब योग्यता सुनिश्चित, अब ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं। योग्यता सुनिश्चित की गई से मतलब है अधिकार सुनिश्चित किए गए, तो उनको देखा गया, उनको ये अधिकार दिया गया कि आप उन पर भी निरीक्षण कर सकते हैं, और अधिकार दिया गया कि आपके क्या अधिकार होंगे। जैसे आज के संविधान से रिलेट करके देखो, अपने संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अधिकार स्पष्ट है ना कि संघ सूची में क्या क्या अधिकार है, राज्य के क्या क्या अधिकार है। वैसे ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उनका अधिकार क्या क्या है। अब बम्बई तथा मद्रास भी तो प्रेसिडेंसी है ना, और आप देखेंगे कि इस टाइम तक आते आते 1773 की बात अलग थी, लेकिन अब तक आते आते मद्रास की प्रेसिडेंसी पर भी अंग्रेजों का जो कंट्रोल है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता गया। रीज़न, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है, टीपू सुल्तान एक लड़ाई चल रही है, टीपू थर्ड वॉर, तो ये हारने के कगार पर है और अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही मजबूत हो चुकी है। तो सबके अधिकार स्पष्ट कर दिए गए, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की मान्यता दी गई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ये रिलेटेड है, ये हम टॉपिक जब डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर तब मैं ठीक से क्लियर करूँगा। अभी के लिए ये मान लो कि ये कर वसूलने की एक शैली है कि क्या है, कैसे कर वसूल करना है, किसानों से जो लगान वसूल करना है ना उनसे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से देना शुरू हुआ। अब कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी थे वो भारतीय भी थे, वो इंग्लिश भी थे, अंग्रेज भी थे। तो अंग्रेजों ने क्या है कि यहाँ से जो पैसे लिए थे ना, लगान वसूल करते थे, कर वसूल करते थे, उन सभी का वेतन यहीं से देना मंजूर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद में इम्पोर्टेंट आएगा 1833 का, उससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम, उससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हूबहू
देखने को मिलेंगे आपको, देखना आप, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय तथा चीन का व्यापार का एकाधिकार कंपनी का बना रहा। अब ये पॉइंट है क्या? अब तक होता क्या था कि जितना भी व्यापार हो रहा है ना, वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी तो रूल कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मोनोपोली थी। एक होता है मोनोपोली, एक होता है ओलिगोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि मैं अकेला, एक ही व्यक्ति के पास मोनोपोली हो मार्केट को नियंत्रित करने की, तो उसे कहते हैं मोनोपोली। और ओलिगोपोली होता है कि कुछ लोग बैठकर, जैसे मंडियों में आपने देखा होगा कि ओलिगोपोली होती है, कुछ लोग ही डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस रहने वाला है, कौन खरीदने वाला है, बेचने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोग, जैसे अपने टेलीकॉम सेक्टर में ले लो, एयरसेल तो ख़त्म ही हो गई, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये दोनों में मर्ज होके वी हो गई, जियो। तो ओलिगोपोली है कि 3-4 लोग ही मिलके पूरे टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो मोनोपोली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये समाप्त कर दी गई, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, लेकिन चाय तथा चीन के साथ, अब चाय के ऊपर और जो चीन के साथ व्यापार करना है हमारे पड़ोसी देश, तो इन दो चीज़ों पे उनका एकाधिकार बना रहा, उनकी मोनोपोली अभी तक बनी रही, ठीक है। देखते हैं। अब भारत में व्यापारिक वर्ग का जन्म हुआ। अब ये कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना कि 5 पॉइंट करने थे मेरे को, क्योंकि मैं जब रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो क्या होता है कि बैठे हैं, बुक नहीं है, अब बैठे बैठे रिपीट कर लेते हैं अपन कि वो 7 पॉइंट क्या थे। फिर उसके बाद में क्या, 84 में 5 पॉइंट, 93 में 5 पॉइंट, 13 में 5 पॉइंट, 33 में 5 पॉइंट, तो हो जाता है। कई बार क्या 4 ही पॉइंट याद आते हैं, तो इस हिसाब से मैंने 5-5 पॉइंट रख दिए हैं, ठीक है। व्यापारिक वर्ग का जन्म हुआ। अब व्यापारिक वर्ग का जन्म तो होगा ही ना, मोनोपोली खत्म कर दी। अब तक तो मोनोपोली हुआ करती थी कि वो ही कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। अब ईसाई जो थे ना, अब वो क्या है कि ब्रिटेन से ईसाई आए, उन्होंने भारत में काफ़ी गरीब लोग होते थे या कुछ भी पिछड़े हुए, उन सबको क्या है कि कन्वर्ट करने का एक मिशन होता था, धर्म प्रचार करने का, कि हमारे धर्म में आ जाओ, ये हमारे धर्म में अच्छा होता है, तो इस टाइप से, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इनको अनुमति मिली गई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई, तो 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब ये हुआ क्या था, अब देखोगे आप। अब ये क्या है कि ये कोई ऐसा नहीं था कि वो हमारा भला चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि थोड़ा वो दिखावा करेंगे तो लंबे समय तक शासन कर पाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च किया। एक तरह से बजट ही बना दिया उन्होंने, देखा जाए तो 1 लाख रुपए खर्च होंगे, तो क्या चाहते हैं, लंबे समय तक शासन बना रहे, सहानुभूति मिलती रहे, इससे हम ज़्यादा लगान वसूल कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इस एक्ट के भी हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट इनमें ये 4 ही है, ये तो तीसरा तो ये सेकंड के बाई प्रोडक्ट ही आ गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या होता था कि पहले क्या था कि बंगाल का गवर्नर होता था, फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट के तहत, अभी पढ़ा ना अपन ने, 1773 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और यहाँ भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब इस समय तक आते आते क्या अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई, और उन्होंने सिर्फ बंगाल मद्रास पे ही कंसंट्रेट नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे राज्य विजित कर लिए, मतलब जीत लिए उन्होंने बहुत सारे राज्य। तो क्या बहुत बड़ा भूभाग बीच बीच में से काफ़ी जीते हैं, ठीक है। तो अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा उनको। अब फिर से देखो पावर को सेंट्रलाइज किया गया है भाई, एक ही आदमी को थोड़ा आगे बढ़ाओगे आप और सारे अधिकारों को उसी के
कंट्रोल में दे दोगे तो क्या पावर सेंट्रलाइज नहीं हुई क्या? तो एक तरह से यहाँ भी केंद्रीकरण को मजबूती मिली है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। केंद्रीकरण को मजबूती प्रदान की गई, वो हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। अब क्या हुआ, पहले एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, दो ही चीज़ों पर एकाधिकार रहा था उनका, चाय पर और चीन के साथ। अब क्या हुआ कि उन दोनों पर भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश संसद अब नियंत्रित कर रही है इनको। तो वो चाहती है कि शासन लंबे समय तक बना रहे, भारत जैसे धनाढ़ देश को छोड़ा भी नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए। अब आप देखोगे कि इस पॉइंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलते हैं। जैसे अब तक क्या था कि संसद, ये भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की गठन हुआ था, उसमें पहले 4 सदस्य थे, फिर हमने देखा कि एक कम कर दिया गया था 3, और एक चौथा कौन हो जाता था, गवर्नर जनरल, जो कि अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो ऐसा करके 4। अब लॉर्ड मेकाले को भी क्या है कि इसमें स्थान मिल गया, लेकिन मत का उसे नहीं मिला कि वो राय रख सकता था, लेकिन गवर्नर जनरल उसका मत माने ये कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, और ये जो लॉर्ड मेकाले है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि आप देखोगे कि जो आईपीसी है ना, इंडियन पीनल कोड, ये इनके द्वारा ही बनाई गई है। अब इतना बड़ा है, कब था, 1860 में। अब ये देखो, ये आयोग का, विधि आयोग का गठन कर दिया ना, अभी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे 1860 के अंदर। 1861 से लागू हो जाता है आईपीसी। ठीक है, और इन्हें ही भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ इनके बारे में कि इन्होंने इंडियन पीनल कोड, दूसरा आईपीसी की धारा को बनाया। दूसरा क्या हुआ, इन्हें भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इनके बारे में, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है इनके बारे में कि इनको आधुनिक शिक्षा का जनक भी भारत में मेकाले को ही कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दास प्रथा विरुद्ध विधि घोषित। अब दास प्रथा होती थी पहले क्या, गुलामों को खरीदा जाता था, तो इसके विरुद्ध जो विधि कहते हैं कानून को। ठीक है, विधि कहते हैं कानून को। ये जो विधि है ना, ये इसी एक्ट के तहत पारित की गई, लेकिन इस पे पूर्णतः उन्मूलन नहीं हुआ। पूर्णतः उन्मूलन कब हुआ इस पे, पूर्णतः उन्मूलन हुआ 1843 के अंदर। 1843 के अंदर किसने किया, 1843 में हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, तो मैं नोट आप कर लेना, एलन बरो। ठीक है, तो उन्होंने इस पे पूर्णतः उन्मूलन किया। मतलब इनका जो कार्य था ना, दास प्रथा के विरुद्ध बहुत ही ज़्यादा सख्त था। तो उन्होंने, ऐसे ही आता है सती प्रथा। हालांकि ये सब पॉइंट में आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सारे पॉइंट कवर करूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो विलियम बेंटिक है ना, इन्हें सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है कि भारत में पूर्णतः सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और दास प्रथा पर लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फिर है 1853 का चार्टर एक्ट। देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंट है। पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम्स में पुटअप होता है। देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई, खुली प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। अब देखो यहाँ फिर एक मेकाले समिति की सिफारिश के आधार पर था। हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है कि किसकी सिफारिश के आधार पर था, लेकिन मेकाले समिति की सिफारिश पर ही ये इस एक्ट के अंदर पॉइंट आया था। ठीक है, तो देखते हैं अभी एक क्वेश्चन आएगा कि किस एक्ट के तहत सिविल सेवा का सभी के लिए समानता के आधार पर चयन होने लगा। एक्चुअली प्रतियोगिता के आधार पर चयन होने लगा, लेकिन उसके अंदर कोई अंग्रेज कोई भारतीय ये नहीं देखा जाता था। प्रतियोगिता होती, अंग्रेज भी भाग ले सकते हैं और
भारतीय भी भाग ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। अब विधि सदस्य कौन था? पिछले ही एक्ट के अंदर देखे ना अपन, मेघालय को विधि आयोग का गठन था, विधि सदस्य यही था, लेकिन इसको मत का अधिकार नहीं था, ये सिर्फ अपनी राय रख सकते थे। तो इस बार क्या हुआ कि इन्हें पूर्ण दर्जा दे दिया गया कि अब आप मत भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 1857 की क्रांति, जो कि हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। और इसके बाद के जो भी एक्ट आएंगे, अधिनियम आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।